हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू NFA क्लासेस। आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये एसिड पे ही बेस्ड रहेगा। जैसे हम कल एसिड और बेसिस के बीच में डिफरेंस बता रहे थे, कल का जो वीडियो था उसमें हमने एसिड और बेसिस के बीच में एक जनरलाइज वे में जो डिफरेंसेस होते हैं मेन वो बताए थे। ठीक है, आज हम इसकी और कल हमने जब एसिड के बारे में बता ही रहे थे तो हमने ये भी बताया था कि एसिड कैसे आपके जो स्टोमक में जो है पेन पैदा कर सकता है। उसकी अगर जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, तो आपको कैसे एंटासिड या कोई बेस का या बेसिक चूर्ण खाना पड़ता है उसको, उस जो तकलीफ को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये पेट में बहुत बड़ी डाइजेशन में बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है एसिड। इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। अगर यानी कि हमारी बॉडी में अगर एसिड का जो pH है वो अगर गड़बड़ा जाए, उसकी रेंज अगर गड़बड़ा जाए, जैसे स्टोमक में कल मैंने बताया था 1.5 to 3.5 होती है। अब ये 1.5 से अगर नीचे जा रहा होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो रहा होता है और इसका जो pH है वो 1.5 से नीचे बिलो 1.5 या 1 चला जाता है तो आपको हाइपर एसिडिटी हो जाती है। ऐसे ही एक और जगह है आपका माउथ, इसमें भी pH मेंटेन रहता है। तो आज हम बात करेंगे माउथ के या ओरल कैविटी में हमारा pH की क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे इसका जो हमारी माउथ कैविटी होती है, हमारी जो बक्कल कैविटी होती है, इसका pH नॉर्मल कितना रहता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो बक्कल कैविटी होती है इसका pH ये स्लाइटली एसिडिक होता है। हमारे माउथ का जो pH होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है और वो मतलब सामान्यतः 5.5 होता है। ठीक है, तो 5.5 से अगर ये नीचे जाता है, ठीक है, यानी कि एसिडिक नेचर जब बढ़ेगा, है ना, जब pH वैल्यू कम होगी तो क्या कहलाएगा कि ज़्यादा एसिडिक हो गया। जो हमारे मुंह का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा एसिडिक कब माना जाएगा, जब 5.5 से ये बिलो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कौन सी ऐसी वजहें होती हैं जिसकी वजह से माउथ का जो pH है वो बढ़ जाता है। तो आपने सुना होगा, अक्सर बड़े बुजुर्ग और हमारे घर में जो भी एल्डर पर्सन्स हैं वो यही कहते हैं कि रात में सोते वक्त बच्चों मतलब अपना जो टूथब्रश है वो करके सोना चाहिए, ये अक्सर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रशिंग करके रात में भी सोइए और सुबह उठने से पहले, कुछ खाने से पहले भी ब्रश किए, यानी कि कम से कम 2 बार तो ब्रश करे ही करे इंसान। ठीक है, और अगर वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें खा रहा है, ज़्यादा शुगर को कंज्यूम कर रहा है तो उसको अक्सर मतलब ब्रश 3-4 बार भी ब्रश कर ले तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो माउथ का नॉर्मली जो pH है वो तब गड़बड़ाता है जब हम आपने माउथ की क्लीनिंग या हाइजीन कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हैं, उसकी हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक बार ब्रेकफास्ट करते हैं, 2 बार नॉर्मली खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं और बीच में भी स्नैक्स वगैरह लेते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी कभी आप कुछ खाएं तो उसके बाद कम से कम एक बार अपना मुंह को रिंस ज़रूर कर लें, वाटर से रिंस करें अच्छे से। और अगर ज़्यादा आपने कोई शुगरी सब्सटेंसेस खाए हैं, चॉकलेट खाई है, तो हल्का सा टूथब्रश भी वहाँ पे यूज़ करें। अच्छा, होता क्या है, जब हम खाना खा लेते हैं और हमारे बीच में दांतों के बीच में कुछ फंसा रह जाता है, कुछ फूड की डेब्रीज रह जाती हैं, तो वो जो फूड की डेब्रीज होती हैं उसमें आपको मालूम है हमारा फूड के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, ठीक है, वसा है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है वो अक्सर हमारे दांतों के बीच में कहीं ना कहीं फंसा रह सकता है। ठीक है, कहीं पे वो एम्बेडेड हो जाए फूड डेब्रीज, तो उसमें क्या होगा, अगर आपने उसे क्लीन नहीं किया, उसको वॉश नहीं किया, उसे निकाला नहीं बाहर, तो क्या होगा, वो दांतों के बीच में ही वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएंगे और बैक्टीरिया जो हैं इन जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो आपका वहाँ पे फंसा हुआ है दांतों के बीच में फूड डेब्रीज फॉर्म में, तो वो इस फूड डेब्रीज में क्या हो सकता है, सबसे बड़ा तो कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जब उसका डिग्रेडेशन होगा तो स्टार्च टूट के फिर वही आपका सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा।
ओलिगोसैकेराइड्स, और फिर मोनोसैकेराइड में टूटेगा तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। स्पेशली चॉकलेट या कैंडीज कोई ज़्यादा खाता है और वो मुंह में रह गई काफ़ी देर तक या दांतों के बीच में शुगरी सब्सटेंसेस रह गया तो बैक्टीरिया फौरन ग्रो कर जाते हैं आपके माउथ में और इस फूड सब्सटेंस को एक एसिड में बदल देते हैं। उस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। और हमारे जो मुंह का टेम्परेचर, वो हमारे मुंह का जो पीएच है, सॉरी, जो 5.5 मेंटेन रहना चाहिए, उसको लैक्टिक एसिड के बनने से ये बिलो 5.5 चला जाता है, 5 से भी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस एसिड कोरेट्स, ठीक है, टूथ एनेमल को का के लिए ये जो लैक्टिक एसिड है ये कोरेसिव का काम करेगा, उसे कोरेट कर देगा, ठीक है। टूथ एनेमल क्या होता है? टूथ एनेमल दरअसल कैल्शियम फॉस्फेट की एक फॉर्म है, कैल्शियम फॉस्फेट की एक फॉर्म है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी, मतलब बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस अगर कुछ है तो यही है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना टूथ एनेमल। ये तक डिके होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने फूड डेब्रीज को निकाला नहीं है और माउथ की क्लीनिंग पे आप, ठीक है, क्लीनलीनेस पे अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, वो जितना भी फूड आइटम वहां पे फंसा हुआ है उस पर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और वो बैक्टीरिया उसमें उस फूड डेब्रीज में मौजूद जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करेंगे, किसमें? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड के बनने से क्या होगा, माउथ या बक्कल कैविटी का जो पीएच है जो 5.5 मेंटेन रहता है वो बिलो 5 हो जाएगा, यानी कि एसिडिक ज्यादा हो जाएगा वो। और वो जो एसिड होगा, ये जो एसिड होगा ये जो आपके टूथ पे एनेमल चढ़ा है इसको खराब करना शुरू कर देगा और एक कंडीशन धीरे धीरे, अगर यही कंडीशन प्रोलॉन्ग रही, बहुत लंबे टाइम तक आपने दांतों के क्लीनलीनेस पे ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, आपके जो टूथ हैं वो डिके हो सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो भी यही था कि एसिड अ पॉसिबल कॉज ऑफ टूथ डिके एंड हाउ टू क्योर इट, और इसको हम कैसे क्योर करेंगे, ठीक है। तो यानी कि एसिड जो होता है, हम एसिड पे कल बात कर रहे थे, वो आपने को कई सारे हेल्थ इश्यूज पैदा कर सकता है। उसमें एक पेट की बीमारी थी, दूसरी ये टूथ डिके हो सकता है आपको अगर आप अपने मुंह में खाने के बाद क्लीन नहीं करते हैं उसको, उसमें बैक्टीरिया रह जाते हैं तो, और उसके बीच में कुछ फूड की डेब्रीज भी रह जाती हैं, अक्सर रह जाती हैं, अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो रह ही जाती हैं, ठीक है। तो उस क्या होगा, वो फूड डेब्रीज में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होगा कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में और ये लैक्टिक एसिड बाद में आपके टूथ एनेमल को पहले खराब करेगा, दांत सेंसिटिव हो जाएंगे और धीरे धीरे उनका डिके भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉसिबल कॉज है। प्रिवेंशन क्या हो सकता है इसका? तो प्रिवेंशन यही है कि आप जब भी कभी कुछ भी खाएं, ठीक है, उस वक्त आप क्या करें कि खाने के बाद मुंह को अच्छे से वाटर से रिंस कर लें और अगर पॉसिबल हो तो बहुत हल्का सा टूथ ब्रश लेकर टूथ ब्रश में आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लेके, बहुत थोड़ा सा टूथपेस्ट लेके आप उसको ब्रशिंग भी कर सकते हैं, हल्की सी ब्रशिंग करके बस आप उसे रिंस कर लें, ठीक है। तो क्लीन द टीथ विद टूथपेस्ट से आप उसको रिंस कर लें। उससे क्या होगा, मान लीजिए खाने के पूरे प्रोसीजर में जो आपका डेब्रीज फंसी रह गई और उस पर बैक्टीरिया ग्रो भी अगर करने लगे हैं, या फिर आपने कुछ देर खाना खाने के बाद अगर आप उसको अपने माउथ को क्लीन किया, वॉश किया, तो होगा क्या, उसमें कुछ एसिड बन गया होगा। तो टूथपेस्ट जो आप यूज करते हैं इसमें बहुत सारे कंपोनेंट यूज होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिक इन नेचर, उनका नेचर जो है वो बेसिक होता है और वो जो माउथ में बने एसिड हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो टूथपेस्ट का अगर नेचर कोई पूछे तो वो बेसिक होता है, जिसकी वजह से ये माउथ में बने एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एसिड का जो बैड इम्पैक्ट आपके एनेमल पे आ रहा होता है वो नहीं आता है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे टूथपेस्ट के कंपोनेंट के बारे में। मैं आपको बहुत जल्द मैं चाह रहा था कि कंसाइज वे में आपको टूथपेस्ट के कंपोनेंट बता दूं ताकि आपको मालूम हो कितने मेजर कंपोनेंट हैं और किस तरह से ये क्या काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले तो आपको मालूम है टूथपेस्ट में थोड़ा सा सेमी लिक्विड होता है या सेमी सॉलिड आप कह लें, हल्का सा होता है। तो वाटर का कंटेंट काफी होता है, 20 to
20 to 40% वाटर होता है। ठीक है, दूसरे जो मेजर कंपोनेंट है, एक तो वाटर हो गया, दूसरा है अब्रेसिव्स। अब्रेसिव्स आप ये मान लीजिए जैसे आप घर में अपने यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए जिस तरह से स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं, वही काम एब्रेसिव का होता है। जो हमारे जो हार्डेस्ट हमारा एनेमल है या टीथ हैं, इनको अच्छे से पॉलिश करता है, क्लीन करता है और स्क्रब करता है। इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, देखिए, टू स्क्रब। तो ये कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं जो एब्रेसिव्स की तरह इस्तेमाल होते हैं? एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड। मैं यहाँ पे बहुत जगह बचाने की वजह से, ठीक है, स्पेस को सेव करने के लिए मैं इनके केमिकल फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सिलिका और हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी यूज होता है जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम 10 PO4 का 6 OH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये सब चीजें यूज होती हैं। और एब्रेसिव्स की भी जो परसेंट का जो प्रोपोर्शन है वो 50% यूज होते हैं। 50% तो हमारे टूथपेस्ट में एब्रेसिव्स होते हैं, 40% तक वाटर हो सकता है। फिर जो बाकी कंपोनेंट हैं वो बचे हुए 10% में होते हैं। ठीक है, तो थर्ड कंपोनेंट हमारा फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड क्या करता है? फ्लोराइड ये आपके माउथ में कैविटी को प्रिवेंट करता है। अगर कैविटी आपके माउथ में या दांत में जगह जगह पे बन गई है तो पक्का चांसेस है वहां बैक्टीरिया रिसाइड करेंगे, वहां बैठ जाएंगे और फिर आपके टूथ को डिके करेंगे। ठीक है, तो इसमें फ्लोराइड में कौन कौन से फ्लोराइड? सोडियम का फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड यूज होता है। ठीक है, फिर आपके कुछ डिटर्जेंट होते हैं जो सफाई करते हैं। इस डिटर्जेंट का नाम आपने शैम्पूज और जो आपके लिक्विड सोप आते हैं, लिक्विड वॉश आते हैं, है ना, जो लिक्विड शॉवर आप, है ना, लिक्विड शॉवर जो यूज करते हैं नहाने के वक्त, उसमें भी आप इसका नाम सुनेंगे, सोडियम लोराइड सल्फेट, SLS। ठीक है, ये भी इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट की तरह। फिर कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं। एंटीबैक्टीरियल एजेंट आपको मालूम ही है क्योंकि बैक्टीरिया माउथ में ग्रो करते हैं। अगर टूथपेस्ट में एंटीबैक्टीरियल एजेंट नहीं होंगे तो हमारे बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगे। तो ट्राइक्लोसन यूज होता है और जिंक का क्लोराइड यूज होता है। ट्राइक्लोसन और जिंक क्लोराइड, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं जो टूथपेस्ट में पाए जाते हैं। छठा जो है फ्लेवरेंट भी यूज होते हैं। तो पेपरमेंट वगैरह जो माउथ फ्रेशनर टाइप के होते हैं, तभी उससे अच्छी आपको ब्रश करने के बाद आपके माउथ से अच्छी ब्रेथ आती है। किसकी वजह से? फ्लेवरेंट की वजह से। फिर रीमिनरलाइजर्स हैं, मतलब आपके माउथ टूथपेस्ट जो है वो मिनरल को भी प्रोवाइड कराते हैं आपके टूथ के लिए। ठीक है, इसमें कैल्शियम का फॉस्फेट है और हाइड्रोक्सी एपेटाइट नैनो पार्टिकल्स भी हैं। हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो था वो एज ए एब्रेसिव भी यूज होता है और एज ए रीमिनरलाइजर्स भी इस्तेमाल होता है। और उसके नैनो पार्टिकल यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल इस्तेमाल होते हैं जो आपको टूथ में जो मिनरल्स की कमी हो रही होती है उनको पूरा करते हैं। और ये एक नेचुरल मिनरल है। ठीक है, कैल्शियम का एक नेचुरल मिनरल है। आठवां जो है वो है एंटी सेंसिटिव एजेंट्स। कुछ एजेंट एंटी सेंसिटिव एजेंट्स की तरह भी यूज होते हैं। इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड और KNO3 भी है। ठीक है, फिर है एंटी कैलकुलस एजेंट। अच्छा, कैलकुलस क्या होता है? एंटी मीन कैलकुलस को दूर करने वाला। कैलकुलस जो होते हैं वो आपने देखा होगा आपके माउथ में अक्सर एक परत आ जाती है वाइट जिसे आप प्लाक कहते हैं। तो ये तो नॉर्मली सॉफ्ट प्लाक होता है, जब आप ब्रश करते हैं निकल जाता है। पर लगातार प्रोलॉन्ग, मतलब जब आप ध्यान नहीं देंगे, क्लीन नहीं रखेंगे दांतों को, तो धीरे धीरे एक हार्डन प्लाक की लेयर आ जाती है। तो ये कहलाती है कैलकुलस, जो अक्सर आप डेंटिस्ट के पास ही जाते हैं तो वही इसको निकालता है। ठीक है, तो वो कहलाती है कैलकुलस। और ये एंटी कैलकुलस एजेंट्स भी यूज होते हैं जिसमें ट्राइक्लोसन और जिंक सिट्रेट है। ठीक है, ट्राइक्लोसन जो है वो एंटीबैक्टीरियल की तरह भी यूज होती है और एंटी कैलकुलस एजेंट भी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ह्यूमेक्टेंट। तो लास्ट वाला जो कंपोनेंट मैंने यहाँ मेंशन किया है वो है ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट देखिए उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो, क्योंकि टूथपेस्ट एक पेस्ट के फॉर्म में होता है, एक मतलब एक पेस्ट के फॉर्म में आपको मिलता है ताकि इसे यूज करना आसान हो। तो वो कंपोनेंट, ठीक है, वो कंपोनेंट जो किसी भी
पेस्ट में उसको पेस्ट का टेक्सचर देते हैं, ठीक है, उसको पेस्ट बनाते हैं, वो कहलाते हैं ह्यूमेक्टेंट। और टूथपेस्ट में यूज होने वाला ह्यूमेक्टेंट जो है वो है सॉर्बिटॉल, ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, कई सारे हैं, ठीक है, तो ये यूज होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की कि आपको एसिड का क्या बैड इम्पैक्ट पड़ता है टूथ पे ये बताएं, और फिर इसकी क्योर क्या हो सकती है, और टूथपेस्ट के जो मेजर कंपोनेंट हैं वो क्या हैं, और वो मेजर जो कंपोनेंट हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं और कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।